अब एक नया मुद्दा उसमें जुड़ गया था, बटेंगे और कटेंगे। जाति जनगणना का मुद्दा किसने उठाया? लोगों को ऊंच नीच कहने का मुद्दा किसने उठाया? तो अगर संविधान में एकता की बात की जाती है तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसमें क्या गलत है? कि कोई आदमी भगवत गीता पे शपथ ले और अंदर से गीता खाली हो। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है रामगढ़ विधानसभा सीट, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह है। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ी बात देखने को मिली है कि यहां पर पूरे देश की तो निगाह है ही, और बड़े दिग्गज नेता इस चुनाव में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिनमें एक बड़ा नाम है भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले रामगढ़ पर क्या कहना चाहेंगे? रामगढ़ का चुनाव, जो उपचुनाव हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव है और हमारी पार्टी ने श्री सुखवंत सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है। सरल, सहज, मेहनती, जमीन से जुड़े हुए सुखवंत सिंह रामगढ़ की जनता के बीच में लोकप्रिय है। उसके साथ ही साथ पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। हमारे पूर्व प्रत्याशी जय आहूजा जी, पूरी टीम, सभी मंडलों के पदाधिकारी भी इस चुनाव में लगे हुए हैं। तीसरा, राजस्थान सरकार जिस तरीके से पिछले कुछ विषयों में रामगढ़ में, विशेष रूप से रामगढ़ को ERCP की योजना में जोड़ा है, उसको लेकर रामगढ़ की जनता का विश्वास बढ़ा है। वहाँ की कुछ बुनियादी समस्याओं को हल करने का पिछले 3 महीनों में जो त्वरित प्रयास हुआ है, उसके कारण लोगों का एक तरीके से भाजपा में विश्वास बढ़ा है और देश में भी एक वातावरण बना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया जाए। और मैं पूरा रामगढ़ के जमीन पर घूमने के बाद पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि उपचुनाव हम रामगढ़ की जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। रामगढ़ में अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा बनता आया है, बना दिया जाता है या बनता आया है। अब एक नया मुद्दा उसमें जुड़ गया था, बटेंगे और कटेंगे। इसको कांग्रेस दूसरे तरीके से कहती है कि ये खुद ही बांटने वाले हैं, खुद ही काटने वाले हैं। देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा किसने उठाया? जी, राहुल जी ने। लोगों को ऊंच नीच कहने का मुद्दा किसने उठाया? कांग्रेस ने। और भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे पहली बात कहता है। तो अगर संविधान में एकता की बात की जाती है तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसमें क्या गलत है? और मैं आज एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और अलवर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं होता कि कोई आदमी भगवत गीता पे शपथ ले और अंदर से गीता खाली हो। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल पे शपथ लो और उसके पन्ने साफ हो। ये कौन सा संविधान है जिसके अंदर से पन्ने खाली हैं? तो क्या संविधान आपके लिए केवल और केवल आप लोगों की भावनाओं से खेलने का विषय है? संविधान तो आपकी अंतरात्मा का विषय है। संविधान इसलिए लिखा है कि संविधान के नियमों को जमीन तक ले जाया जाए। संविधान कहता है एकता और अखंडता, तो एक रहे, सेफ रहे का भाव होना चाहिए। संविधान कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो उसके लिए सरकार कदम बढ़ाते हुए दिखनी चाहिए। ये मोदी जी के नेतृत्व में काम हम कर रहे हैं। हम राहुल गांधी जी की तरह कोरी की किताब के ऊपर संविधान लिखकर लोगों को भरमाने और बहकाने का काम नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव में वास्तव में ये सही है कि उन्होंने संविधान बदलने का एक मुद्दा लेकर के उसमें चुनाव में फायदा भी उठाया। अब आपने उनकी खाली किताब पकड़ ली है। अब आगामी दिनों में जो रणनीति है, हम महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर लेते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप वहां के प्रभारी हैं? मैं आज ही वहां से आया हूं। सुबह हमारी महायुति का जो घोषणा पत्र है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने आज उसको घोषणा पत्र को कहा है। उसमें लाडली लड़की में महिलाओं के लिए 2100 रुपये हम योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसानों के लिए मुफ्त जो बिजली का कनेक्शन का विषय, मतलब मीटर वाला विषय को करने का बात है। आज के समय में जो डिजिटल पावर बढ़ रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब बनाने का बात है। और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात है। उसके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बेटर स्किल प्रोग्राम,
इस सब को करने का काम महाराष्ट्र की आज के घोषणा पत्र में किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे भी वहाँ पर हुए हैं और दौरों में एक बड़ा संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी महायुति के नेतृत्व में इस चुनाव को महाराष्ट्र के विकास को लेकर के लड़ रही है। और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है, तो आर्थिक राजधानी में अगर डबल इंजन की सरकार को फायदा होता है और डबल इंजन की सरकार की अगर ताकत लगती है तो दुगनी गति से देश के विकास को 4 पहिए लगने का काम करेंगे। और महाराष्ट्र में तो हमारी सरकार के समय में समृद्धि जैसा हाईवे बनाया गया है और लोगों को ये लगता है कि जो सबसे बड़ा विषय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है वो भारतीय भाषाओं के सम्मान का हुआ है और मराठी जैसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया है उसके लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। ये महाराष्ट्र में जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में स्वधर्म के का जो गौरव गान किया गया था, देश में एक नए स्वराज्य के शासनकाल की जो नींव और भूमिका रखी गई थी, ये उन भारत को उन ऊंचाइयों और लक्ष्यों पर पहुंचाने का चुनाव है जिसको महायुति महाराष्ट्र में लड़ रही है। लेकिन आपके गठबंधन से जुड़े अजीत पवार तो कुछ अलग ट्रैक पे चल रहे हैं कि वहां आपके नारे को नहीं ले रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, उनका कहना है कि यहाँ वो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, हम सब लोग साथ मिलकर के कर रहे हैं जी। और आज सुबह सब लोग साथ ही मिले थे जी। मुद्दों पे डिफरेंस है थोड़ा सा? नहीं, हमने 10 मुद्दे शुरू के दिए हैं और बाकी मुद्दों के लिए भी मंत्रियों की एक समिति बनती है जो कार्य करेगी। यही आज गृह मंत्री जी ने वहां पे लाइन में ली है। जी, महाराष्ट्र की ही बात कर रहे थे, क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? मुख्यमंत्री के बारे में बहुत स्पष्ट है कि आज हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। चुनाव के बाद तीनों दल आपस में बैठकर मुख्यमंत्री तय करेंगे। चलिए, हम बात तो कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन अलवर के भी सांसद हैं, इसलिए अलवर की बात करना भी बेहद जरूरी है। हम अलवर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। बहुत उम्मीदें हैं अलवर की जनता को आपसे, जिन ट्रैक पे आप काम कर रहे हैं। रिजल्ट थोड़ा समय लगता है, हम भी मानते हैं। विशेष तौर पर किन मुद्दों पे आपका विजन है? पानी का विषय एक है जी, अलवर की स्वच्छता का एक विषय है और इसलिए आपने देखा होगा कि रामगढ़ में जो बगड़ तिराहा पे जो एक लंबे समय से प्रोजेक्ट बंद था कचरे वाला, उसको हमने शुरू करवाया है जी। सीटीपी प्लांट बंद था, उसको हमने शुरू करवाया है। पानी की जो योजना है उनके डीपीआर को शुरू करवाया है। स्वच्छता को लेकर चुनाव से पहले अभियान छेड़ा गया, नगर वन बना करके हर अलवर की हरियाली को बड़ा करने की बात की गई। अब चूंकि आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो मैं खुद इस जन आंदोलन से जुड़ने वाला हूं और भिवाड़ी में अभी इन्वेस्टमेंट समिट हम 24 तारीख को करने वाले हैं अपने अलवर संसदीय क्षेत्र में। और उसके बाद मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 4 विषय कहे हैं, किसान, जवान, गरीब और महिला, तो अलवर में हम लोग महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के एक बड़ा काम करने जा रहे हैं और किसानों के अंदर भी अलवर के जो एफपीओज हैं उनके साथ मैं लगातार मिलकर के काम कर रहा हूँ। गरीबों के लेकर के जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सब तक पहुंचे उसके लिए तो काम कर ही रहे हैं। युवाओं में खेल को बढ़ावा देने के लिए हम एक योजना को भी लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो सांसद खेल उत्सव की बात करते ही हैं। आने वाली, चूंकि अभी आचार संहिता लग रही है, आने वाली 30 नवंबर को मैं एक पत्रकारों के साथ मिलकर के इस विषय का एक विजन भी रखने वाला हूँ। सर, इसका एक महत्वपूर्ण विषय अलवर के लिए, क्योंकि एक इकलौता एक क्षेत्र ऐसा बचा है जिस पे लोगों को उम्मीद है, पर्यटन से उम्मीद है। इस पे विशेष रूप से क्या ध्यान देने की आवश्यकता? सरिस्का को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सरिस्का हमारा एक महत्वपूर्ण जो पर्यटन की दृष्टि से केंद्र, सरिस्का को आप पर्यटन की दृष्टि से नहीं, सरिस्का का आध्यात्मिक औरा भी बहुत है जी। क्योंकि ये बाबा भर्तृनाथ की तपस्थली है और उसके साथ पांडुपोल जैसी ऐतिहासिक मंदिर भी जुड़े हुए हैं और सरिस्का के एक समग्र विकास को देखना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि के आने के साथ साथ हमारे पास बाला किला जैसी अद्भुत और सुंदर धरोहर भी है, अजबगढ़ का जिला भी है, थोड़ा नजदीक जाओ तो भानगढ़ का किला भी है। और अलवर में आपने देखा होगा कि इस बजट के अंतर्गत हमने नगर वन को तो शुरू किया ही है, बायोलॉजिकल पार्क के कंसेप्ट को हम लेकर के आए हैं, विज्ञान केंद्र को हम लेकर के आए हैं, ताकि यहाँ पे जब पर्यटक आते हैं तो
केवल एक दिन टाइगर देखने गए तो अगले दिन रुकेंगे कैसे? जी। तो कोई भानगढ़ का किला जाएगा, कोई बाला किला जाएगा, कोई अजबगढ़ का किला जाएगा, कोई साइंस सेंटर जाएगा, कोई बायोलॉजिकल पार्क जाएगा। इन सब विषयों को आगे बढ़ाने का एक समग्रता के साथ विचार करने की जरूरत है। और मैंने सांसद बनने के बाद 2 बार इसका रिव्यू लिया भी है। कुछ विस्थापन का भी विषय है, कुछ रेवेन्यू लैंड का भी विषय है, और उसके साथ साथ कुछ माइनिंग का भी विषय है। तो सारे विषयों के लिए अभी आचार संहिता चल रही है, लेकिन ये रिव्यू इन प्रोसेस है। और चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद वापस से हम सरिस्का के जो नए प्रोजेक्ट लेने हैं उनके ऊपर काम शुरू करेंगे। उम्मीद करें इसी टेन्योर में आपके 5 साल में कुछ अच्छे परिणाम सामने आ पाए। मेरा पूरा भरसक प्रयास है और आप लोगों का सहयोग है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ अलवर की जनता के आशीर्वाद से अच्छे कार्य जरूर करेंगे। चलिए, बस एक लास्ट सवाल। आपको बड़ा एनर्जेटिक पर्सनालिटी कहा जाता है, खासकर पॉलिटिकली। आप रात को यहाँ पहुंचते हैं, 2 बजे मोदी जी के साथ मीटिंग होती है, वहां चले जाते हैं, 5 बजे फिर अलवर होते थे। मैंने चुनाव के दौर में आपको देखा है। आखिर क्या है इसके पीछे भी रोज राज क्या है, जनता जानना ये भी चाहती है। बस जो लोगों ने जिम्मेदारी दी है जी। उसको निभा सके, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और इसी का कर्म करते हैं, और कोई तीसरा काम नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो अलवर से सांसद हैं। उनसे आज हमने विस्तार से चर्चा की, अलवर को लेकर, राज्य को लेकर, 7 विधानसभा सीटों को लेकर, और महाराष्ट्र के चुनाव तक उन्होंने बड़े खुलकर अपने विचार रखे। कैमरामैन तुषार के साथ जुगल गांधी, अलवर।